स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। बेटा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ढंग से कर लेना इसको। देखिए बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले वाले आर्टिकल में भी देखी है, लेकिन वो हमने देखी थी होलो स्फीयर की वजह से, यानी सेल की वजह से। लेकिन यहाँ होलो स्फीयर नहीं है, यहाँ सॉलिड स्फीयर है। और सॉलिड स्फीयर भी किसका है बेटा? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। बहुत समझने वाली बात है, जिस पे ध्यान देने की जरूरत है कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है आपके पास बेटा। क्लियर? कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एक अलग चीज होती है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एक अलग बात होती है। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे फील्ड inside the solid sphere। सबसे पहले देखेंगे फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो बेटा हम क्या करेंगे, एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं हम, जिसकी की रेडियस कैपिटल आर है और जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। याद रखिएगा बेटा, इसकी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। अब हम क्या देखेंगे, फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो बेटा इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लीजिए। लेट मैंने ये पॉइंट ले लिया है P, जो इस नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर है, और OP जो है ये कितना है, स्मॉल r। तो बेटा इस स्मॉल r को रेडियस लेते हुए, O को सेंटर मानते हुए आप एक स्फीयर कंसीडर करें, और जो ये सरफेस बन रही है, इस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। मैंने बेटा आपको पहले भी बताया था कि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, जैसे यहाँ पर आप किस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो, P पॉइंट पे, वो हर हाल में गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए, और यहाँ हो गया है। जब मैंने स्मॉल r को रेडियस लेते हुए स्फीयर कंसीडर किया तो P पॉइंट उसके ऊपर आ गया है। अब बेटा समझने वाली बात यह है कि जो सॉलिड स्फीयर था, ये सॉलिड स्फीयर, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों? क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होता ना बेटा, ये सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर होता, तो आप जो मर्जी जितना चार्ज दे लेते, सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाता है, इसकी सरफेस पे अपीयर होता। चाहे आप होलो स्फीयर ले, चाहे आप सॉलिड स्फीयर ले, अगर वो कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो भी आप चार्ज देंगे वो उसकी सरफेस पे अपीयर होगा। लेकिन यहां कैसा है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसलिए जो भी चार्ज आपने इसको दिया था वो इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये जो गॉसियन सरफेस है, जिसको मैं सरफेस S कह लेता हूं, यानी जो सरफेस S है गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज है, और चार्ज है तो इसका मतलब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो बेटा
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी, और वो रेडियली आउटवर्ड होगी। तो पी पॉइंट पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे तो वो रेडियली आउटवर्ड होगी तो ऐसे होगी, और मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है, ई है। अब बेटा पी पॉइंट पे ही आप क्या करेंगे, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट आप कंसीडर कर ले। इसी पी पॉइंट पे जो एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है ना बेटा आपने, वो डीएस एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है। तो जो डीएस एरिया वेक्टर है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी डीएस जो एरिया एलिमेंट था उसके नॉर्मल। अब इस एरिया एलिमेंट के आउटवर्ड नॉर्मल क्या बनेगा, यही डायरेक्शन बनेगी बेटा। तो इस डीएस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो हो गई, ये यूनिट वेक्टर दिखा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यहां पे डायरेक्शन हो गई ये, जो ये ई दिखा रहा है। अब आप क्या करेंगे बेटा, आप यहां पर गॉस थ्योरम लगा दें। यूजिंग गॉस थ्योरम क्या होगा बेटा, देखिए इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए 1/ε0। आपने तो यही पढ़ा है ना, 1/ε0। बट बेटा वहां पे क्या थी, एयर थी, लेकिन यहां पर तो आप देखिएगा यहां एयर नहीं है, क्या है, सॉलिड स्फीयर है। तो यहां एयर नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा, ε0 नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा, इनटू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब ये जो है आपका हिस्सा, इसके अंदर चार्ज कितना है हमें नहीं पता, लेट मान लेते हैं कितना है बेटा, क्यू डैश। तो जब हम यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगा बेटा। चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस, अब इसका मैग्नीट्यूड, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस, और इन दोनों के बीच का एंगल। अब डी एस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के बीच का वेक्टर के बीच का एंगल। तो बेटा इसके और इसके, देखो इसके और इसके बीच का एंगल कितना बनेगा बेटा, देखिए इसकी डायरेक्शन ये है, उसकी डायरेक्शन भी वही है, तो एंगल कितना बना, 0, क्यू डैश अपॉन ε0। और बेटा आपको पहले ही समझाया जा चुका है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। तो फिर ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस ई वेक्टर ई डी एस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। आप अपने ई को बाहर कर ले, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस डी एस क्यू डैश अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी थोड़ा ध्यान देना, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। अब बेटा ये जो है ना, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस डी एस, ये कितना बनेगा, देखो ds क्या है बेटा, आपने देख लिया ये स्मॉल एरिया है एलिमेंट है, और स्मॉल एरिया एलिमेंट का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ओवर क्लोज्ड सरफेस s, तो क्या आएगा, आपके पूरे इसका एरिया निकल के आ जाएगा गॉसियन सरफेस का, और वो एरिया कितना बनेगा, 4πr², 4πr²। तो फिर कितना आ जाएगा बेटा, e इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन, और इस तरीके से आएगा E इक्वल टू क्यू डैश अपॉन 4πε0r²। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर निकल के आ रही है बेटा, वो ये होगी। बट बेटा क्यू डैश चार्ज कितना है हमें ये भी तो नहीं पता ना, ये क्यू डैश चार्ज कितना है हमको तो नहीं पता ना, तो ये क्यू डैश चार्ज भी निकालेंगे हम। अब ये क्यू डैश चार्ज कितना होगा ये भी देखिए, चार्ज इनसाइड सरफेस S, वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सरफेस S इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
तो इसके अंदर हमने चार्ज कितना माना था बेटा, क्यू डैश। वॉल्यूम कितना बनेगा सरफेस एस का, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी बेटा, रो। तो क्यू डैश की वैल्यू ये हुई बेटा, तो ये उसमें रख दीजिए। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा बेटा, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो फिर कितना बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा, इसमें बचेगा 1/3, ऊपर बचेगा आर रो और नीचे बचेगा एप्सिलॉन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। बेटा याद रखिएगा, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के। मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आया होगा बेटा। अब हमने देख लिया फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ये हम देख चुके हैं। अब मैं देखना चाह रहा हूं फील्ड एट द सेंटर। दूसरे नंबर पे क्या देखना चाह रहा हूं, फील्ड एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो ये कितना होगा बेटा, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए जब आपका ये पी पॉइंट यहां सेंटर पे होगा तो उस समय क्या होगा, आर कितनी हो जाएगी, 0। तो उस समय बेटा आर 0 हो जाएगा। और जब बेटा आर की वैल्यू 0 होगी तो इसमें रख के देखिएगा क्या बनेगा, आर की वैल्यू 0 रखते ही ई कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी याद रखना बेटा कि सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0। चलिए बेटा इसमें तीसरा और देखते हैं, फील्ड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे फील्ड और देखते हैं बेटा। तो बेटा जब आपका ये पी पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे ही होगा यहाँ पे, तब क्या होगा, तब आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएगा। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी निकल के आएगी बेटा, वो आएगी कैपिटल आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। यानी एट द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर ये निकल के आएगी। याद रखना बेटा ये सभी। चलिए एक पॉइंट और बचा है, वो और देख लेते हैं बेटा। अब मैं लिख देता हूं बेटा, याद नहीं रहेगा आपको, ध्यान रखना। इनसाइड कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो आई थी आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन इनसाइड। लेकिन सेंटर पे कितनी, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन सेंटर पे कितनी आई थी, E = 0। और बेटा सरफेस पे कितनी आ रही है, E = R रो अपॉन 3 एप्सिलॉन, जो कि मैक्सिमम भी होगी बेटा, ये सरफेस पे आ रही है। अब आउटसाइड दी सेल और देख लेते हैं, आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर।
तो चौथा पॉइंट है बेटा आपका बेटा चौथा पॉइंट भी है आपका। फोर्थ पॉइंट क्या है जरा वो ध्यान से सुने। उसमें क्या देखेंगे, फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। और बेटा ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि बुक में ये निकाल नहीं रखा है, सीधे ही आंसर दे रखे हैं क्योंकि इससे पहले वाले आर्टिकल में हम ये कर चुके हैं। तो देखना बेटा, हमने ये एक सॉलिड स्फीयर माना था, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जिसकी रेडियस हमने कितनी मानी थी, कैपिटल आर, जिसका सेंटर क्या था, ओ, और जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी थी बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी थी बेटा, रो। इस बार बेटा आपका जो पॉइंट है ना वो आउटसाइड दी सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर जो है उसके बाहर है। तो बेटा यहां मान लेते हैं आपका पी पॉइंट यहां पे है और यहां से ये जो दूरी है स्मॉल आर है। और इस केस में बेटा ध्यान देना, स्मॉल आर जो है वो ग्रेट लार्ज है कैपिटल आर से। तो फिर वही तरीका अपनाएंगे बेटा, हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेंगे, स्मॉल आर को रेडियस मानेंगे और एक स्फीयर कंसीडर कर लेंगे। हमने ये स्फीयर कंसीडर कर लिया और बेटा जो सरफेस बन रही है इसकी, उसको क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे बेटा उसको, गॉसियन सरफेस। अब जरा ध्यान से देखें, पी पॉइंट गॉसियन सरफेस पे ही है। इस सॉलिड स्फीयर की वजह से, ये जो सॉलिड स्फीयर था आपका, इस सॉलिड स्फीयर की वजह से ये जो गॉसियन सरफेस है जिसको स्फीयर एस का नाम दे देते हैं, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो रेडियली आउटवर्ड होगी। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे मान लेते हैं ई है और वो रेडियली आउटवर्ड है। पी पॉइंट पे उसी तरीके से एक एरिया एलिमेंट मान लेते हैं बेटा ds। ds एरिया एलिमेंट है, ds वेक्टर क्या है बेटा, एरिया वेक्टर। तो इस ds एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ds एरिया एलिमेंट जो आपने माना है ना, इसके आउटवर्ड नॉर्मल बेटा इस डायरेक्शन में। तो चलिए बेटा गॉसेस थ्योरम यूज करते हैं। Using Gauge's theorem, integration over closed surface S, E vector dot ds vector। अब यहां पे देखें बेटा, सॉलिड स्फीयर में जितना भी चार्ज है, अब हमें नहीं पता कितना है, चलो मान लेते हैं Q चार्ज है तो Q अपॉन, अब बेटा ये देखिए यहाँ पे तो क्या है, एयर है, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। जरा ध्यान रखना, इससे पहले वाले में किया था हमने Q डैश अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसी तरीके से बेटा सोल्व करते हैं इसको, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस S, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस और इसके बीच का एंगल जो कि वहाँ दिखाई दे रहा है 0, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा बेटा, ई बार इंटीग्रेशन ओवर
क्लोज सरफेस एस डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी वो पहले भी निकाल चुके हैं, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एस डी एस, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा पहले, वही अब रहेगी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया वो इतना ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका आएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इस तरीके से फिर ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसमें निकल के ये आ रहा है बेटा, अगर पी पॉइंट आपका बाहर हो तो इस आर्टिकल में बेटा हमने फील्ड जो है वो सेंटर पे भी देखा, सरफेस पे भी देखा, आउटसाइड भी देखा और इनसाइड भी देखा। तो देखिए बेटा आप इसको थोड़ा आगे देखते क्या होगा इसमें। देखिए बेटा आप एक ग्राफ बनाएं, ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे बेटा आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर, जो स्मॉल आर था वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बनाएंगे। देखिए बेटा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी थी, 0। ध्यान से देखें, जब आर की वैल्यू 0 थी तो ई भी कितना था, 0। तो आर 0 यहां पे होगा और ई 0 भी यहीं पे होगा। फिर बेटा जब आप सरफेस पे पहुंचे जहां पे आर बराबर आर था, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, वहां पे ये वैल्यू थी और ये वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी। तो जैसे ही आपका ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा जहां पर भी, वहां पे वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और सेंटर से और सॉलिड स्फीयर की सरफेस के बीच में क्या है, सॉलिड स्फीयर का अंदरूनी पोर्शन, और अंदरूनी पोर्शन में क्या था बेटा, जरा ये भी देख लीजिए। जब आपका स्मॉल आर लेस था कैपिटल आर से, यानी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आर के, यानी आर बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा। तो यहां तो 0 थी, फिर आर बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, देखिए ऐसे, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। फिर सरफेस पे जाके मैक्सिमम, और आउटसाइड क्या था, ये वैल्यू थी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो फिर क्या आएगा, जैसे आर बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन जब आर इन्फिनिटी होगा तब ई 0 होगा। तो बेटा फिर ये ऐसे होगा, टच मत कराना, क्योंकि आर इन्फिनिटी पे जाके ई 0 हो पाता है। तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बेटा हमने ये आर्टिकल देखा, बड़ा ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कर लेना, कॉपी में जरूर करके देखना, निकाल के देखना इसको।